एक लड़का डीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाता है और छुपकर बैठ जाता है ये देखने के लिए कब एक लड़की उस मेन दरवाजे से बाहर निकलेगी और कब उसे रोककर उससे बातचीत करेगा, उससे अपनी दिल की बात कहेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो लड़की आती ही नहीं है। अब वो लड़का परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद उस जिले के डीएम, जो कि अभी अंदर हैं, अपने ऑफिस में हैं, डीएम साहब के पास जाता है। डीएम साहब होते हैं अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, क्या आपने मेरी ऋचा को देखा है? डीएम साहब देख के एकदम चौंक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह की ये बातें कर रहा है। कहता है कि साहब, अभी तो आपसे शायद मिली होंगी या फिर मिलने वाली होंगी। क्या एक बार कागज में देख सकते हैं कि ऋचा सोनी यहाँ पर आई हैं कि नहीं आई हैं? डीएम साहब को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उन्होंने उस लड़के को देखा, उससे बातचीत पूछी और बातचीत पूछने के बाद कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जब बात कहने की आती है तब वो कागज चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ, ऋचा सोनी तो यहाँ से जा चुकी हैं। लेकिन ये ऋचा सोनी वहां से निकल जरूर गई थी बैक डोर से और छुपने की कोशिश कर रही थी। मीडिया से नहीं छुप पाई। मीडिया ने जब इस कहानी को लोगों के सामने पेश किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो लोग इस कहानी को सुनकर बड़े भौचक्के रह जाते हैं। इस कहानी के साथ साथ कई कहानियां ऐसी भी सामने आ जाती हैं जिनको लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भूल नहीं पाए थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और झांसी का ही शहर कोतवाली का एक मोहल्ला, एक इलाका है बड़ा गांव गेट बाहर। दरअसल यहाँ पर गेट बाहर के पास एक बाबा का आटा नाम की एक जगह है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा होता है, जो कि पेशे से एक कारपेंटर यानी कि बढ़ईगिरी का काम करता है। पास के ही एक मोहल्ले में रहने वाली यानी कि सत्यम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की ऋचा सोनी, एक दिन अचानक ही रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ना लड़के ने कुछ कहा और ना ही लड़की ने कुछ कहा, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। अब लड़का इस फिराक में था, इस ताक में था कि एक बार फिर से उससे मुलाकात हो जाए। अब उस लड़के ने उसके मोहल्ले में चक्कर काटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखते थे, बातचीत करते थे, और कब इन दोनों का देखना एक दूसरे की दोस्ती में तब्दील हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। देखते देखते दोस्ती दोस्ती के बाद उनके प्यार हो जाता है, और प्यार के बाद ये कुछ दिन के बाद ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। जब बात शादी की आती है तो लड़की के परिवार वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। लड़की एक तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत होती है, साथ ही पढ़ने लिखने में होशियार होती है, और लड़का रोज 500 रुपये या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा की मजदूरी क्या करता था, कारपेंटर का काम क्या करता था। लड़की वालों को जैसे ही लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो लड़की वाले तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस बात को, जब इनकी पहली मुलाकात साल 2018 में होती है, धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और 2022 आ जाता है। जब 2022 आता है तब लड़का और लड़की ने फैसला किया कि अब जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। अब चाहे कोई रोके या टोके, लेकिन शादी तो करनी ही करनी है। 6 फरवरी साल 2022 का वो दिन आता है। पास में ही एक मंदिर होता है, ओरछा मंदिर। वहां जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। कुछ लोग तैयार थे, घर परिवार वाले। कुछ लोग नाराज थे। जो नाराज थे वो इस शादी में शामिल नहीं होते हैं, और जो तैयार थे, जो इस रजामंदगी के पक्ष में थे, वो इस शादी समारोह में शामिल भी हो जाते हैं। फोटो खींचते हैं, और फोटो खींचने के बाद वीडियो भी बनती है, और ये दोनों एक दूसरे के सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं और कस्में खाते हैं कि 7 जन्मों तक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब चाहे कोई रोके या कोई टोके। दोनों की प्रेम कहानी कुछ इस कदर चलने लगती है कि आसपास की मोहल्ले, आसपास की कॉलोनियों में चर्चा का विषय बन जाती है कि दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली। लड़की देखने में भी होशियार थी और साथ ही वो पढ़ने में भी होशियार थी। एक दिन लड़की ने लड़के से एक बात कही। लड़के का नाम नीरज विश्वकर्मा होता है और लड़की का नाम ऋचा सोनी होता है। ऋचा नीरज से कहती है कि हमारा पढ़ने का बहुत मन करता है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम पढ़ाई को अपनी जारी रखें। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरे पास है उतना तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आराम से जो तुम्हारा मन करता है वो पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कभी आड़े नहीं आऊँगा। पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसे अच्छे से अच्छे कोचिंग में ले जाकर उसकी पढ़ाई का जो सिलसिला चल रहा था, वो मजदूरी करके उसको जो भी कमाता था लड़की के पर खर्च करता था। और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 आता है। जब साल 2023 आता है तो अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। अब आवेदन करने के लिए ऋचा सोनी जो होती है, जो ऋचा सोनी आगे चलकर ऋचा सोनी विश्वकर्मा बन जाती है, क्योंकि जो उसके पति के नाम का टाइटल होता है विश्वकर्मा, तो वो अपने नाम के पीछे भी लगाने लगती है। अब जैसे ही
ये लेखपाल की वैकेंसी निकलती हैं, वो लड़की आवेदन करती है और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ वो पढ़ाई कर रही थी। और एक दिन खुशी का दिन आता है। वो खुशी का दिन था 2 जनवरी 2024 को। आखिरकार रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जैसे ही वो लड़की अपना नाम तलाश कर रही थी, आखिरकार पता चलता है कि उस लड़की जो एक सामान्य ज़िंदगी जी रही थी, अब वो लेखपाल बन चुकी है। उसका नंबर आ चुका है। घर में खुशियों के गीत भी गाए जाते हैं, मिठाई बाँटी जाती है, एक-दूसरे से खुशी ज़ाहिर की जाती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ऋचा सोनी के मन में कुछ पल रहा है, कुछ छुपा हुआ है, जो शायद अब जल्दी से बाहर आने वाला है। 18 जनवरी 2024 को वो दिन आता है। ऋचा सोनी कहती है अपने पति से कि मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ और तुम अपना मेरा इंतज़ार मत करना। जैसे ही वो कॉलेज जाने की बात कह के निकल जाती है, लेकिन उसका इंतज़ार किया जाता है। अब इंतज़ार किया जाता है तो वो लौट कर आती ही नहीं है। नीरज विश्वकर्मा थोड़ा परेशान हो जाता है, अपनी माँ से, पिता से, या जो भी उसके संपर्क में होता है, उन सभी के पास जाकर कहता है कि क्या ऋचा को देखा है? सबके सब लोग मना कर देते हैं कि हमने तो ऋचा को नहीं देखा। अब ऋचा को लेकर वो लड़का परेशान होकर सीधा सत्यम कॉलोनी पहुंच जाता है। सत्यम कॉलोनी, जहाँ के ऋचा के माँ बाप परिवार के लोग रहते हैं। यानी कि वो लड़का अपने ससुराल पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि क्या ऋचा सोनी यहाँ पर आई है? सबके सब घर वाले कह देते हैं कि ऋचा सोनी तो यहाँ पर नहीं आई है, क्या बात है? वो कहते हैं कि घर से निकली थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। ऋचा सोनी को वो हर जगह तलाश करता है और जब तलाश उसकी खत्म हो जाती है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि ससुराल हो या फिर अपने घर वालों से जहाँ जहाँ संपर्क होता है वहाँ वहाँ प्रयास करता है। जब सफलता नहीं मिलती तो वो कोतवाली चला जाता है, थानेदार के पास जाता है और थानेदार साहब के साथ सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ते कहता है कि साहब, मेरी बीवी, जिसका नाम ऋचा सोनी है और नाम उसके पीछे विश्वकर्मा भी लगाती है, वो अचानक से गायब हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, क्या मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? जैसे ही थानेदार ने ये बात सुनी, थानेदार ने कहा कि नंबर लेके आओ, उनका जो पता है, उनकी जो जानकारियां हैं, जो फोटो हैं, वो जो भी एक पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ होती है, पुलिस ने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की। और फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद वो जो लड़की के अते पते जो भी नंबर थे, वो जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश की। तो चंद ही घंटों में थानेदार ने उस ऋचा सोनी को थाने में लाकर बैठा दिया। कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है? कहता है कि साहब हाँ, ये मेरी पत्नी है, मैं तो इन्हें ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, लेकिन ये मिल ही नहीं पा रही थी, आखिरकार करूं तो क्या करूं। जब आमना सामना होता है, बातचीत होती है, तब जब ऐसी बातें सामने आती हैं, मीडिया रिपोर्ट में जब प्रकाशित होती हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल ऐसा आरोप लगता है कि ऋचा सोनी जो है वो कहती हैं कि साहब, ये मेरे जो पति है वो मजदूर है, जो कि बढ़ईगिरी का काम करता है, यानी कारपेंटर का काम करता है, 400-500 रुपये महीने कमाता है, और मैं लेखपाल बन चुकी हूँ। हम दोनों का कोई मेल नहीं है, कोई मिलाप नहीं है, इसलिए मैंने इनसे अलग रहने का फैसला किया है। जो भी शादी हुई थी हमारे बीच में, वो शादी नहीं बल्कि ऐसे ही उन्होंने इस तरह की जो बातें की। तो अब नीरज विश्वकर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऋचा सोनी ऐसे कैसे बातें कर रही है, यानी कि नौकरी लगने के तुरंत बाद ही वो अपने पति को कैसे भूल सकती है। नीरज रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी पत्नी पत्नी के सामने कहता है कि जो भी हुआ है, कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगी, जिन शर्तों पे मुझे मेरे साथ आने को तैयार हो, मैं सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार घर आ जाओ और जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। यानी कि पति पत्नी के बीच में ऐसा शायद कोई घर होगा जहां पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव नहीं होते होंगे, लेकिन न जाने किस बात पर पत्नी इतनी नाराज हुई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ही चली गई। और जब ये पता चलता है कि नाराजगी की वजह यह है कि एक का कद छोटा रह जाता है और एक का पद बढ़ जाता है, कद और पद की जब बात हो जाती है, तब ये लड़का परेशान हो जाता है। इसने फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अप्लाई करता है, कहता है कि साहब, मुझे मेरी बीवी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहता हूं, इसके अलावा ज़िंदगी जी नहीं जाएगी। मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचता है। फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी अफसर होते हैं, उन्होंने भी दोनों के बीच में बैठकर सुलह समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात ज़्यादा बन नहीं पाई या समझौता हो भी पाया, फिर भी लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती है और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि डीएम ऑफिस में जो भी नए लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसलिए वो फिराक में बैठ जाता है। और वो जो वो तारीख जो थी, उस तारीख को नियुक्ति पत्र मिलते नहीं है और वो अपनी बीवी को फिर से बातचीत करने के लिए एक बार आमना सामना हो जाए, ताकि हाथ पैर जोड़ के किसी भी तरकीब से वो मनाकर अपनी बीवी को अपने घर ले जाए, इसी फिराक में था। और ये जब डेट नहीं आती तो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके वक्त और आगे बढ़ने लगता है। वो तारीख आती है 9 जुलाई 2024 को।
9 जुलाई 2024 की वो तारीख थी और नीरज विश्वकर्मा को किसी ने खबर दे दी कि आज लेखपालों के नियुक्ति पत्र डीएम साहब बांटेंगे, इसलिए मौका देखते ही तुम पहुंच जाना और अपनी बीवी से मुलाकात कर लेना। मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा घर बस जाएगा। और यही सोचकर नीरज विश्वकर्मा सीधा डीएम साहब के जो मुख्य द्वार था, मेन गेट था, उस गेट के पास जाकर बैठ जाता है, छुप जाता है, ये देखने के लिए कब उसकी बीवी आएगी और जाकर वहां पर अपना नियुक्ति पत्र लेगी, तभी वो जाएगा, उससे जाकर बातचीत करेगा। कई घंटे बीत जाते हैं इंतजार करते करते, लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी वो वापस लौटकर नहीं आती है और ना ही वो जाती हुई दिखाई देती है। यानी कि रीचा सोनी को लेकर वो थोड़ा सा परेशान था। जब कई घंटे बीत जाते हैं, सीधा पहुंच जाता है डीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास जाने के बाद कहता है, जो डीएम साहब होते हैं अविनाश कुमार, जाके कहता है, साहब मेरी पत्नी है, और इस तरह से पूरी कहानी सुनाता है। साल 2018 से शुरू होकर यहाँ तक की जो कहानी सुनाता है, तो डीएम साहब को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मामला फैमिली कोर्ट में जुड़ा हुआ था, मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका था, इसलिए डीएम साहब इसमें क्या भी कर सकते थे। वो लड़का चला जाता है, लेकिन इसी बीच में मीडिया वालों की नजर पहुंच जाती है और ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और जब वायरल हुआ था तो लोगों को एक कहानी और याद आई थी। जुलाई 2024 में जिस तरह से झांसी की ये कहानी ऋचा सोनी की और साथ ही नीरज विश्वकर्मा की वायरल होती है, ठीक एक साल पहले जुलाई का ही महीना था, साल 2023 था, और उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति मौर्य होता है और प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का आलोक मौर्य, इनकी साल 2010 में शादी होती है। दोनों परिवारों की रजामंदगी के बाद लड़की पढ़ने में वाकई होशियार होती है, जो कि शादी के बाद उसको दो बेटियां पैदा हो जाती हैं और बेटी पैदा होने के बाद वो तैयारी कर रही थी। लेकिन ये लड़का फोर्थ क्लास में कर्मचारी होता है और फोर्थ क्लास कर्मचारी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से पढ़ाता है, लिखाता है, और वो लड़की तैयारी करती है। और यूपी पीसीएस की जब तैयारी कर रही थी तो साल 2015 में खुशियों के वो गीत गाए जाते हैं, क्योंकि 2015 में जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट निकल के आता है तो इस लड़की यानी कि ज्योति मौर्य ने 16वीं रैंक हासिल की थी और उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्हें एसडीएम का कैडर मिला था, यानी कि वो एसडीएम के लिए चुन ली गई थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उनकी अलग अलग जिलों में पोस्टिंग हो रही थी और 2020 में उनका संपर्क एक पुलिस के अधिकारी से होता है और पुलिस के अधिकारी से दोस्ती प्यार में सब कुछ बदल जाता है और पति को ये बात पता चल जाती है। पति ने जब मीडिया के सामने अपनी कहानी बनाई, ये कहानी सुनाई, तो उसके बाद फिर ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आज की तारीख में ऋचा सोनी का और उसके पति नीरज विश्वकर्मा का मामला वायरल हो रहा है। अब जब भी कभी पति पत्नी के बीच में विवाद वाली कहानी होती है तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी लोगों की जुबान पर आ ही जाती है, जैसे क्या फिलहाल आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि वैसे तो अगर पति जॉब करता है तो पत्नियां अगर गृहिणी होती हैं तो ज़्यादा कोई बवाल मसता नहीं है और शायद पत्नी की कभी ईगो हर्ट भी नहीं होती है। लेकिन जब पत्नियां आगे बढ़ती हैं, उनकी नौकरी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तो कई बार पति की ईगो हर्ट हो जाती है और ईगो हर्ट होने पर जब समाज के ताने कई तरह के सुनने को मिलते हैं तो पति ही अपनी पत्नी के प्रति शायद व्यवहार अच्छा नहीं करता और यही कारण है कि कई बार रिश्ते टूट जाते हैं और बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। शायद यही वजह रही हो। वजह जो भी रही है वो फैमिली कोर्ट या पुलिस या फिर प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह सकेगा। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के बीच में मामला चल रहा है कि नौकरी लगने के बाद ऋचा सोनी ने इनको छोड़ दिया है, तो वाकई ये गलत हुआ है। इन्हें अलग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरकीब से एक हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी रब जाने, बाकी ये दोनों खुद जाने। जाते जाते आज असद सैफ़ी हैं जो कि नोएडा के रहने वाले हैं, रिजवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं, रोहितास नेहरा हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, प्रमोद कुमार मधुबनी से हैं, विशाल गुप्ता, इन लोगों का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दिल्ली के सिद्धार्थ कुमार हैं, भिवांडी के सरवर आलम खान हैं, प्रयागराज से राम कुमार हैं, गाजीपुर से प्रियंका पाल, रानी जायसवाल हैं, अरमान अली हैं मैनपुरी से, उत्तम लाल प्रयागराज से हैं, हाशिम सिद्दीकी, शबनम सिद्दीकी जलेसर के रहने वाले हैं, दानिश अलवर से हैं, शीला निषाद, सर्वेश कुमार गोलू यादव गाजीपुर से हैं, हाशिम खान अलवर से, लोकेंद्र गौतम कानपुर से, प्रदीप कुमार और नरेश कुमार अलीगढ़ के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।